Whenever the CPU becomes ideal, the operating system must select one of the process in the dash to be executed. जब CPU, मानो कि CPU किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद CPU खाली पड़ गया, मतलब CPU के पास कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मतलब कहाँ से प्रोसेस को लेगा फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए? क्या एग्जीक्यूशन क्यू में से ले लेगा, प्रोसेस क्यू में से ले लेगा, वेटिंग क्यू में से ले लेगा, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ दिस? तो देखो, जैसे सीपीयू खाली बचेगा और जो प्रोसेस वेट कर रहे हैं, जो प्रोसेस वेट कर रहे हैं उनको उठाएगा और फिर से सीपीयू को देगा एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो काफी सारे लोग इसका आंसर तुरंत मारेंगे वेटिंग क्यू, कि वेटिंग क्यू में प्रोसेस वेट कर रहा है, वहां से उठा के सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इसका आंसर गलत है। वेटिंग क्यू में जो होता है प्रोसेस वेट नहीं करता है, वेटिंग क्यू में उस प्रोसेस को भेजा जाता है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसमें कुछ गड़बड़ी है, रेडी क्यू से उठाता है। रेडी क्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएगा और इनको भेज देगा कहाँ, सीपीयू के पास। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो काफी सारे लोग यहाँ नहीं समझ पाते होंगे, तो मैं इनको समझाता हूँ। देखो, जो रेडी क्यू होता है, एग्जीक्यूशन क्यू ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोसेस क्यू ऐसा कुछ नहीं होता है। जो वेटिंग क्यू होता है, वेटिंग क्यू होता है, लेकिन वेटिंग क्यू जो होता है उसमें प्रोसेस वेट नहीं करता है, उसमें वो प्रोसेस जाता है जिसको सस्पेंड कर देते हैं, जिसमें कुछ गलतियां हैं, जिसमें कुछ एरर है, उस प्रोसेस को वेटिंग क्यू में जाता है, जाओ वहां से सुधार के फिर से आओ। जो प्रोसेस वेट कहाँ करता है, जैसे रेडी क्यू जो होता है, रेडी क्यू, इसमें काफी सारा प्रोसेस आया रहता है, आया रहता है, जैसे मानो ए एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद ए होगा, इसके बाद ए होगा, उसके बाद ए होगा। तो यहाँ रेडी क्यू में ही प्रोसेस वेट करता है, राइट। नेक्स्ट, which of the following is the core of the Linux system, manages the CPU, memory and peripheral devices and the lowest level of OS? तो यार मैंने इसके बारे में आपको बताया था, मैंने पेड क्लास के थ्योरी में बताया हुआ है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिनक्स सिस्टम का, वो होता है कर्नल। क्या होता है, कर्नल। बूट लोडर क्या होता है, जो बूटिंग के टाइम में चीज़ों को लोड करता है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, इसका आंसर नहीं होगा, ये क्या होता है, कर्नल। अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग फॉल्स। जो राउंड रॉबिन होता है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? क्या जो राउंड रॉबिन है वो प्रिमिटिव है, या फिर नॉन प्रिमिटिव है, ऑल ऑफ दीज है, मोर देन वन है, नन ऑफ दीज है? राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन मतलब जैसे पहले ए प्रोसेस हो रहा है, फिर ए प्रोसेस हो रहा है, फिर ए प्रोसेस होगा, फिर ए प्रोसेस होगा। तो अगर मानो एक 4 सेकेंड हो गया, उसके बाद ए हो गया, फिर उसके बाद 4 सेकेंड ए होगा, फिर 4 सेकेंड ए होगा, राउंड रॉबिन है। तो इसमें टाइम स्लाइस में चीज़ें बटेंगी, टाइम स्लाइस या फिर टाइम क्वांटम बोलो, टाइम क्वांटम। तो जो राउंड रॉबिन है क्या वो प्रिमिटिव है? प्रिमिटिव मतलब जिसको जबरदस्ती रोका जा सकता है। हाँ, ए एग्जीक्यूट हो रहा है, ए एग्जीक्यूट हो रहा है, ए 4 सेकंड इसका बीत गया तो यहाँ ए एग्जीक्यूट होगा, 4 सेकंड इसका बीत गया तो ए एग्जीक्यूट होगा, मतलब इसको रोका जा रहा है, 4 सेकंड के बाद रोका जा रहा है इसको, तो क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वही होता रहेगा जब तक वह कंप्लीट नहीं हो जाए। जैसे FCFS, कि जो प्रोसेस पहले आया है, ये प्रोसेस पहले आया है तो पहले यही एग्जीक्यूट होगा, जितना भी टाइम लगे इस प्रोसेस को, जितना भी वेट करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटा है बड़ा है, इसकी प्रायोरिटी क्या है उससे मतलब नहीं है। अगर वो लेट से आया है, बाद में आया है, तो बाद में ही एग्जीक्यूट होगा, उसको बोलते हैं नॉन प्रिम्प्टिव। क्योंकि राउंड रॉबिन है, इसको हम प्रिम्प्ट कर सकते हैं, तो क्या होता है, प्रिम्प्टिव इसका आंसर होगा। A dash is a special type of symbols used to represent a textual version of an address in ROM or RAM memory. कौन है जो एक स्पेशल टाइप का मेमोरी है, स्पेशल टाइप का मेमोरी बोल रहे हैं, एक सिंबल है जिसको टेक्सचुअल वर्जन बोलते हैं रैम और जो रैम मेमोरी होता है उसके एड्रेस का। लेबल्स, डायरेक्टिव्स, कमेंट्स, इसको बोलते हैं कमेंट्स नहीं, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव्स नहीं, इसको बोलते हैं लेबल्स। अब लेबल्स क्या होता है, लेबल्स की डेफिनेशन ही यही है कि लेबल्स सिंबॉलिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। साफ साफ लिखा है, डायरेक्टिव गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द असेंबलर, दे डू नॉट रिप्रेजेंट मेमोरी एड्रेस। जो डायरेक्टिव होता है वो असेंबलर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ना कि कोई टेक्सचुअल एड्रेस। कमेंट तो असेंबलर द्वारा इग्नोर किया जाता है, ये तो आंसर है ही नहीं।
A dash computer program loads a library into memory, retrieves the variable and function addresses, execute the functions and unloads the program from memory when it runs. जब मेमोरी में प्रोग्रामों को लोड कर रहा है, वेरिएबल्स को रिट्रीव कर रहा है, फेच कर रहा है, उसको बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग। क्योंकि सारा चीज ऑटोमेटिक कर रहा है, इसको बोलते हैं डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है, सारा चीज मैनुअली करना होता है और डायनेमिक लिंकिंग नहीं होगा। आंसर क्या होता है, डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग जो प्रोग्राम को लोड करता है इनटू मेमोरी ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड अनलोड देम आफ्टरवर्ड। इसका आंसर हो जाएगा। ए मेजर प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज, जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है उसका मेजर ड्रॉबैक क्या है। देखो अब ध्यान समझना है, यहाँ ध्यान समझेंगे। प्रायोरिटी जैसे मान लो कि कोई प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। मान लो इसका प्रायोरिटी 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, राइट, इतना है। जैसे मान लो इसका प्रायोरिटी 5 है, तो पहले ए एग्जीक्यूट होगा, पहले ए होगा प्रायोरिटी वाला, फिर ए होगा, फिर ए होगा, फिर ए होगा, फिर ए होगा। इससे क्या होगा कि जो 5वां नंबर पे मानो प्रायोरिटी है, फिर इसके बाद जो इसकी प्रायोरिटी है वो तो भाई वेट करते रह जाएगा, वो तो वेट करता ही रह जाएगा। अगर मानो बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस, और जिसकी प्रायोरिटी काफी कम है, वो तो वेट ही करते रह जाएगा। मतलब वेट करते रह जाएगा मतलब क्या, वो भूखा रह जाएगा, ऐसे समझना है। जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है वो वेट करते रह जाएगा, मतलब भूखे रह जाएगा कि मेरा बारी आएगा, मेरा बारी आएगा, मेरा बारी आएगा। उसका बारी ही नहीं आ रहा है, उसका बारी आ ही नहीं रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। उसको भूख लग गया है। लो प्रायोरिटी हो जाएगा, नहीं। डेफिनेट ब्लॉकिंग नहीं। ऐसा हो सकता है कभी इनडेफिनेट ब्लॉकिंग हो सकता है, इनडेफिनेट, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, लेकिन नंबर नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। स्टारवेशन। In which scheduling policy does context switching never takes place? context switching किसमें कभी नहीं हो सकता है, FCFS में, राउंड रॉबिन में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको छोड़ के दूसरे प्रोसेस में स्विच कर गया, उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको छोड़ के दूसरे में चला गया। वो किस में नहीं होता है, ये होता है FCFS में। इसमें पहले जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसी को करेगा। राउंड रॉबिन में क्या था, सबको टाइम स्लाइस बांटा गया है, इसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। मान लो 4 सेकंड बांटा गया, 4 सेकंड हो गया, लेकिन पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, फिर भी स्विच करके यहाँ चला जाएगा। 4 सेकंड इसको करेगा, पूरा नहीं हुआ है, या फिर हुआ है चाहे नहीं हुआ है, दूसरा चला जाएगा। फिर 4 सेकंड इसको करेगा, पूरा हुआ चाहे नहीं, दूसरा चला जाएगा। तो यहाँ स्विच हो रहा है। राउंड रोबिन में स्विच होता है, किसमें नहीं होता है, नेवर। किसमें नहीं होता है, तो FCFS में नहीं होता है, कि जिसको पहले एग्जीक्यूट करना है, जो पहले आया है वही पहले एग्जीक्यूट होगा, ना कि दूसरा कोई। जो पहले आएगा पहले पाएगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में वही है कि जो छोटा है पहले वो होगा, जो छोटा है पहले वो होगा, और भी पूरा पूरा हो जाएगा तब दूसरा आएगा, फिर दूसरा और छोटा आ गया तो पहले उसको करो। तो इसमें चक्कर आने की संभावना होती है सीपीयू को। लेकिन जो FCFS में क्या है कि पहले जो आया है वही होगा, तो इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है। A process runs until completion, so no context switching occurs due to scheduling। ठीक है। FCFS में क्या होता है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो चलते रहेगा। राउंड रॉबिन प्रिमिटिव होता है और शॉर्टेस्ट जॉब भी प्रिमिटिव होता है। इसको प्रिंट किया जा सकता है, मतलब इसमें अगर कोई इससे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गया तो पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इफ द CPU burst of two processes are the same, which scheduling is used to break the time? जैसे मान लो कि एक प्रोसेस P1 है, एक P2 है, एक P3 है। ये 2 सेकंड लेता है, ये 3 सेकंड लेता है, ये 2 सेकंड लेता है। ठीक है। जो P1 प्रोसेस है वो भी 2 सेकंड लेता है एग्जीक्यूट होने में, जो P3 है वो भी 2 सेकंड लेता है एग्जीक्यूट होने में। और चूंकि हमें SJF मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की हेल्प से करना है, तो आप बोलोगे भैया यार इसमें तो P1 है उसका भी 2 है, जो P3 है उसका भी बर्स्ट टाइम 2 है, तो पहले किसको लें। अब तो हमारे पास समस्या आ गया। अब आ गया समस्या कि पहले किसको एग्जीक्यूट करें। तो वही बोल रहा है कि अब इस टाइप को ब्रेक करने के लिए
हमें कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का हेल्प लेना पड़ेगा। क्या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का ले लेंगे, इसी को तो ब्रेक करना है, इसी को कहाँ से ले लेंगे, क्या राउंड रॉबिन को ले लेंगे, नहीं, इसमें लेंगे एफसीएफएस। अब देखेंगे यार तुम 2 सेकेंड लगे एग्जीक्यूट होने में, तुम भी 2 सेकेंड लगे एग्जीक्यूट होने में, ठीक है भाई, दोनों बराबर है। अब देखो तुम दोनों में से पहले कौन आया है, पहले रेडी क्यू में कौन आया है, पहले सीपीयू के पास कौन आया है। अगर P1 आया है तो पहले P1 होगा, अगर P3 आया है तो पहले P3 होगा, क्योंकि दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है, दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम सेम है। तो अब जो पहले आया है पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो एफसीएफएस एल्गो का हेल्प लेंगे, तो एफसीएफएस इस केस में इसका आंसर हो जाएगा। स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्स परफॉर्मिंग a state shape of the current state and a state restore of the different process. This task is called, इसके बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, context switching, कि एक प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है और करने के बाद दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर गया, उसको बोलते हैं कंटेक्ट स्विचिंग। इसका हिंदी जानते हैं, सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करने के लिए वर्तमान प्रोसेस की स्थिति को सेव करना और दूसरे प्रोसेस की स्थिति की रिस्टोर करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। ये दोनों नहीं होता है। द फॉलोइंग डायनेमिक एलोकेशन एल्गोरिथम गिव्स द लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर होल। देखो लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर, जिसमें सबसे ज्यादा चीजें वेस्ट होती हैं, किस में, कि आप फर्स्ट फिट है उसमें चीजें वेस्ट हो जाएंगी, जो पहले मिल गया उसमें वेस्ट तो नहीं होगा। जो बेस्ट फिट है, क्या जो अच्छा फिट है, मतलब जो हमें जगह चाहिए वही जगह मिल गया, तो क्या उसमें चीजें वेस्ट हो जाएंगी, नहीं। इसका आंसर होता है वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या है, बेस्ट फिट क्या है, वर्स्ट फिट क्या है, इसको हमने अपने क्लासेस में काफी अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझाया है, उसमें आपको अच्छे से समझना है, और इसका आंसर होगा वर्स्ट फिट। व्हाट नेम इज गिवन टू अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, और इसको तो यार मैंने आपको रटवा ही दिया है, कि कोई भी प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन में है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस का डेफिनेशन ही है, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो रन कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन में है। डेटा नोट है, क्या प्रोसेस एक प्रोग्राम है लेकिन एग्जीक्यूशन में है, इसको काटो। नेक्स्ट, द सिस्टम्स विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम। एक प्रोसेस एक बार में हो सकता है, उसको बोलते हैं यूनि प्रोसेसिंग। एक प्रोसेस, यूनि मतलब एक, प्रोसेस मतलब प्रोसेस। यूनि टास्किंग एक टास्क एक बार में, यूनि प्रोग्रामिंग एक प्रोग्राम एक बार में, यूनि प्रोसेसिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर प्रोसेसर। हाँ देखो, जो मैंने क्वेश्चन वहां बताया था कि जो प्रोसेस होता है वो वेटिंग क्यू में वेट नहीं करता है, वो हमारा करता है किस में, रेडी क्यू में वेट। वेटिंग तो बस ऐसे ही बदनाम है सर, न्यू प्रोसेस जहां प्रोसेस क्रिएट होता है वेटिंग में ब्लॉक्ड होता है। तो देखो, इन द वेटिंग ब्लॉक्ड स्टेट द प्रोसेस वेट्स फॉर इनपुट आउटपुट और इन इवेंट नॉट फॉर सीपीयू। वेटिंग स्टेट में प्रोसेस वेट नहीं करता है, और वेट भी करता है तो सीपीयू का वेट नहीं करता है, और जो सीपीयू का जहां वेट करेगा वही हम वेटिंग मानेंगे। रेडी क्यू में सीपीयू का वेट होता है, तो रेडी क्यू इसका आंसर होगा। काफी सारे लोग इसका आंसर वेट मानेंगे और बोलेंगे भैया यार मैंने तो आंसर सही माना था, पता नहीं मेरा आंसर गलती कैसे हो गया। तो आंसर क्या होगा, रेडी क्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इंटर मतलब बीच में, इंटर प्रोसेस मतलब प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स नहीं, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। इंटर प्रोसेस मतलब प्रोसेस के बीच। ए सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक इफ। डेडलॉक कब बोलेंगे, डेडलॉक हम तब बोलेंगे जब जो प्रोसेस है उसको रिसोर्स चाहिए लेकिन रिसोर्सेज हैं पहले से ब्लॉक हो चुके हैं, इनडेफिनिट टाइम के लिए ब्लॉक हो चुके हैं, उसको बोलते हैं डेडलॉक। मैंने बहुत भयंकर तरीके से आपको डेडलॉक बारे में बताया हुआ है। आप मेक श्योर करें कि थ्योरी पहले अच्छे से पढ़ के आए, जो मैंने कोर्सेज में पढ़ाए हुए हैं, और फिर चीज आपको समझ में आएंगी। ईच प्रोसेस इज ब्लॉक एंड विल रिमेन सो फॉरएवर, बिल्कुल सही बात है। ईच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड नहीं, ऑल प्रोसेस आर ट्राइंग टू किल नहीं। आंसर क्या होता है इसका, ए। पीसीबी स्टैंड्स फॉर, पीसीबी का फुल क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस करंट ब्लॉक नहीं, करंट नहीं, करंट नहीं,
नन ऑफ दिस, यहाँ हो जाएगा। इसका होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसमें क्या होता है, जो पीसीबी क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है उसका प्रोसेस का आईडी क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम क्या है, और भी काफी सारे उसके आइडेंटिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसको पीसी में भी पता चलता है। A process control block या फिर PCB is a data structure maintained by operating system that stores all important information about a process। प्रोसेस के बारे में सब चीज रखता है। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज a record of file that the operating system uses to manage control and track that process। मतलब प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी पीसीबी में होता है। पीसीबी क्या होता है, एक ब्लॉक होता है जिसमें प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी रहती है। द रेडी क्यू इज जनरली स्टोर्ड एज अ, जो रेडी क्यू होता है उसको एज एरे रखते हैं, स्टैक रखते हैं, लिंक लिस्ट रखते हैं। किस क्या रखते हैं, तो उसको रखते हैं एज अ लिंक लिस्ट। बोले भैया यार एरे में क्या दिक्कत था, एरे को क्यों नहीं रखा जाता है, एरे में क्या समस्या है? तो देखो एरे में समस्या ये है कि उसमें हम एलिमेंट्स को कहीं भी आराम से एडजस्ट नहीं करते हैं। लिंक लिस्ट में क्या होता है, एलिमेंट्स को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, बस उसका नोड चेंज करना है, उसका पॉइंटर चेंज करना है और एलिमेंट्स को जहां इंसर्ट करना चाहे वहां कर सकते हैं। एरे में इंसर्ट करने के लिए हमें ओ ऑफ एन ऑपरेशन करना पड़ जाएगा, लेकिन लिंक लिस्ट में ओ ऑफ वन में हमारा काम चल जाता है, इसलिए लिंक लिस्ट यूज होता है। आपको सिंपली यहाँ देखना है। Which of the following page replacement algorithm need to know whether a page is required in the future or not? कौन है, क्या फीफो है, क्या एलआरयू है, एमआरयू है? बोला कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है जो हमें ये पता लगाने में हेल्प करता है कि जो पेज को रिप्लेस कर रहे हैं, जो पेज है वो फ्यूचर में कभी यूज हो पाएगा या फिर नहीं। फर्स्ट ऑर्डर करता है नहीं, लिस्ट रिसेंटली यूज करता है नहीं, मोस्ट रिसेंटली यूज करता है नहीं, वो करता है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल होगा जो हमें बताता है कि फ्यूचर में यूज होगा कि नहीं। तो आंसर क्या होता है, नन ऑफ दिस। इसको याद करना है। What happens when a file in a Windows system is edited and closed without saving its content? क्या होता है जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को एडिट करते हैं और बिना सेव किए उसको क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या होता है? बोलता है यार पहले सेव करो तब काटना, राइट। एक डायलॉग बॉक्स आता है जो बोलता है कि सेव करो या फिर अनसेव करो फाइल को, ठीक है। फाइल विल बी क्लोज विदाउट सेविंग, नहीं। फाइल विल नॉट बी क्लोज, नहीं। एक डायलॉग बॉक्स आता है, बोलता है यार इसको सेव करो। तो ये रहे हमारा 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस पार्ट में। ऐसे ही 5 पार्ट्स होगा, तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो पीवाईक्यूज अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका पीवाईक्यूज, 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज का, प्रैक्टिस सीट, क्लास सीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को इनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे में ले सकते हैं। 99 पे में आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा। मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो पढ़ाई जरूरी है। चलिए